अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि चाइना में अगर हमने फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है या किसी भी किस्म की स्कॉलरशिप के लिए चाइना में अप्लाई करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाइना में अवेलेबल तमाम किस्म की स्कॉलरशिप्स के लिए काम करते हैं। मतलब ये जो तरीका डॉक्यूमेंट्स का है, ये सीएससी नहीं बल्कि आंसू स्कॉलरशिप, कास्टवास, रोड एंड बेल्ट स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप इन चाइना, सबके लिए डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर 99% तक यही है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, लिसन टू माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय चैनल सो दैट आई कैन take your feedback and then response back in better video formation। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो हमें सीएससी स्कॉलरशिप के लिए चाहिए वो आपका पासपोर्ट है और पासपोर्ट साइज पिक्चर है। जो पासपोर्ट आपने यूज़ करना है कम से कम उसकी वैलिडिटी 6 माह से ज़्यादा हो और उसके ऊपर वही नाम वही स्पेलिंग होने चाहिए जो आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपने पासपोर्ट साइज पिक्चर बनानी है और पासपोर्ट साइज पिक्चर का बैकग्राउंड कोशिश कीजिए कि वाइट बैकग्राउंड हो, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड वाली जो पिक्चर्स हैं वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में भी यूज़ हो जाएगी और जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तब भी यूज़ हो जाएगी। इसके अलावा जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन मेडिकल करवाएंगे वहाँ पे भी ये यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने जहाँ से भी कोई डिग्री की है, चाहे आपने अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो आपने जहाँ से एफएससी की है वहाँ से अपना रिकमेंडेशन लेटर ले लें। अगर आपने कोई हायर डिग्री की है जैसे बैचलर्स के अलावा मास्टर्स किया है तो मास्टर्स के लिए आपने जहाँ से भी मास्टर्स कंप्लीट किया उस इंस्टीट्यूट के दो दो प्रोफेसरों से आप ले लें। रिकमेंडेशन लेटर जो है उसकी कुछ फॉर्मेशन है कि वो कहाँ से या किस से बनवाना चाहिए। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो अपने स्कूल या कॉलेज के टीचर से या इंस्टीट्यूट के हेड से बनवा लें। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है वहाँ उस यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर से बनवा लें। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी के लिए एटलीस्ट जो रिकमेंडेशन लेटर है वो प्रोफेसर लेवल या एसोसिएट प्रोफेसर लेवल के तौर पर मानी जाती हैं। और ये रिकमेंडेशन लेटर इस तरह से बनाई जाएं जिसके बारे में आपके बारे में लिखा जाए, आपकी स्किल्स के बारे में लिखा जाए, आपकी एक्सपर्टीज के बारे में लिखा जाए, आप किस चीज़ में अच्छे हैं उसको हाईलाइट किया जाए और जो इसको बना रहा हो यानी कि जो आपको रिकमेंडेशन लेटर दे उसकी कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल इसके एंड पे होनी चाहिए, ताकि अगर उस यूनिवर्सिटी को किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपके बारे में चाहिए तो वो यहाँ से ले सके या इन प्रोफेसर्स को डायरेक्टली ईमेल करके आपके बारे में पूछ सकें। इससे क्या होगा, आपका स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है अगर उसमें किसी भी किस्म का किसी भी स्टेप के ऊपर कोई डाउट होगा तो वो फास्ट ट्रैक में आ जाएगा और जैसे ही जितनी ही जल्दी वेरिफिकेशन हो जाएगी उसकी उतनी ही जल्दी आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा आगे प्रोसेस कर जाएगी। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है जो हम कर जाते हैं। मसलन हमने पीएचडी में अप्लाई करना है लेकिन हम लेटर असिस्टेंट प्रोफेसर से बनवा लेते हैं, या अगर हमने असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर से बनवाया भी हो तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अच्छी नहीं होती। अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हो तो वो लोग ज़्यादा आसानी से या ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। तो जैसे भी हो आपने अपने पूरे एप्लीकेशन प्रोसीजर में उन्हीं लोगों के नाम लिखने हैं या उन्हीं लोगों को अपनी पाइपलाइन में लेना है जो आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिव है और रिस्पेक्ट भी करते हैं और आपको एक अच्छा लेटर बना के देंगे जो आपको परस्यू करवाएगा आपकी हायर एजुकेशन में और स्कॉलरशिप अटेन करने में। नेक्स्ट जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डॉक्यूमेंट्स में वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कि कहाँ से बनवाना चाहिए। एक्चुअली आपके सीएनएसी पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में सीएनएसी हमारा मेन डॉक्यूमेंट है। तो सीएनएसी पे हमारे पास दो तरह के रिजल्ट एड्रेसेस लिखे होते हैं, कई जगह पे आरजी पता लिखा होता है, कई जगह पे मुस्तकिल पता लिखा होता है। तो मुस्तकिल पता आपका जहाँ का भी है, चाहे आप लाहौर रहते हो लेकिन अगर आपका मुस्तकिल पता वहाँ पे किसी और जगह का है जैसे बिहाड़ी का है, भावलपुर का है, तो आपके जो इलाके का जो आपके घर के पास जो पुलिस स्टेशन बनता है या आपके इलाके का जो पुलिस क्लियरेंस ऑफिस है, आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो वहीं पे बनेगा। आपने वहाँ जाना होगा, वहाँ जाके अपने अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, अपनी एप्लीकेशन देनी होगी कि मैंने चाइना में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, मुझे वहाँ के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। वो कुछ दिन का टाइम लेंगे, उसकी कोई फीस होगी, आप वहाँ से चले जाएंगे। अगर आप पर्सनली वहाँ से ये हासिल करना चाहते हैं तो वो पर्सनली आपको दे देंगे, अदरवाइज आप टीसीएस की फीस उनको जमा करवा देंगे तो वो आपके घर पे भी ये लेटर भेज देंगे जब वो ये कंप्लीट हो जाएगा।
मोस्टली इसमें 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर कंप्यूटराइज्ड है। नेक्स्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने जब भी अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है तो चाइनीज़ वेबसाइट पे, गूगल पे या चाइनीज़ स्कॉलरशिप पोर्टल्स पे या यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे फिजिकल एग्जामिनेशन के नाम से एक फॉर्म पड़ा होता है। चाइनीज़ में भी है, इंग्लिश में भी है, ट्रांसलेटेड। तो आपने वो फॉर्म फिल करना है। सॉरी, आपने नहीं फिल करना, बल्कि उस फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने करीब तरीन सिविल हॉस्पिटल में चले जाना है, जो गवर्नमेंट का होता है, या गवर्नमेंट का कोई भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल जो ये फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकता हो, जो आपके करीब तरीन हो। आपने वहाँ उस हॉस्पिटल में चले जाना है। वहाँ पे आपने बाकायदा अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, और जो मुतलका टेस्ट उस फॉर्म के ऊपर लिखे हुए हैं उन मुतलका टेस्टों को परफॉर्म करवाना है। जब आप वो सारे टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे और अगर वो सारे के सारे ठीक होंगे, नॉर्मल होंगे, तो वहाँ पे जो फिजिकल एग्जामिनेशन वाला मेडिकल ऑफिसर होगा, यानी कि डॉक्टर होगा, वो उस फॉर्म को फिल कर देगा, उसको सील कर देगा, अपने सिग्नेचर और स्टैंप लगा देगा। तो ये एक आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म वाला जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा। इस फॉर्म को भी हमने एप्लीकेशन के साथ लगाना होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन आपकी मैट्रिक एफएससी जो है। तो मैट्रिक और एफएससी जो है वो मतलब मुतलका बोर्ड से अटेस्ट हो जाए या वेरीफाई हो जाए, और उसके बाद उसको आईबीसीसी से भी अटैच करवाना होता है। इसमें 4 से 5 हज़ार का खर्चा होता है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई हायर एजुकेशन ली हुई है, जैसे आपकी बैचलर्स डिग्री है या मास्टर की डिग्री है, तो कोशिश करें उसको हायर एजुकेशन कमीशन से वेरीफाई करवाएं और अटैच करवा लें। वैसे भी हमारे जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, बाहर जाने से पहले उनको अटेस्ट हर हाल में करवाना पड़ता है, ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है उनके बारे में अगर कोई भी चीज़ वहाँ की गवर्नमेंट, चाहे वो चाइना की है, चाहे यूरोप की है, चाहे अमेरिका की, अगर वो उनसे कुछ भी पूछती है, तो वो वहाँ से आपकी गवर्नमेंट से पूछा जाता है, इन अदारों से पूछा जाता है, जैसे एचईसी से, आईबीसीसी से और मोफा से। तो ये प्रोसेस आपका उसी हिसाब से ज़रा तेज़ हो जाता है, और अगर ये आपकी डिग्रीज वेरीफाई होंगी तो ये प्रोसेस ज़्यादा वेरीफाइड रहेगा, और ज़्यादा टेस्ट जब हो चुका होगा तो आपका ये स्कॉलरशिप का जो प्रोसीजर है वो भी ज़्यादा स्मूथ रहेगा। आपने आईबीसीसी से मैट्रिक एफएससी को टेस्ट करवा लिया, वेरीफाई करवा लिया। आपने एचईसीसी से वेरीफाई करवा लिया, टेस्ट करवा लिया। अब अगर आपकी कोई मेडिकल रिलेटेड डिग्री है, ये पहले नहीं होता था लेकिन अब होता है। अगर आपकी कोई मेडिकल रिलेटेड डिग्री है, जैसे आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, नर्स की डिग्री है, फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री है, फार्मासिस्ट की डिग्री है, ये कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल रिलेटेड डिग्री है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी अटैच करवाना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऑफिस इस्लामाबाद में है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। लेकिन ये तभी करता है टेस्ट जब आपकी डिग्रीज पहले से आईबीसीसी से और एचईसी से अटैच्ड हो चुकी हों। उसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी इसको अटैच करवाना है, और फिर आपने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का। आजकल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आपकी डिग्रीज, खासतौर पे मेडिकल रिलेटेड डिग्रीज, तब तक अटैच नहीं करती जब तक कि वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अटैच ना हो चुकी हों। सो मोफा जाने से पहले अपना टाइम बचाएं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी इन सारी डिग्रीज को पहले अटैच करवा लें। आपके पास अब 4 किस्म के सेट हो गया अटेस्टेशन के। एक आईबीसीसी का हो गया, एक एचईसी का हो गया, एक हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का हो गया, और एक हमारे पास हो गया जी मोफा का। ये सारी सेम डिग्रीज हैं, उन्हीं की बैक साइड पे ये सारी स्टैंप्स लग रही हैं। मैट्रिक एफएससी की भी बैक साइड पे आईबीसीसी अपनी स्टैंप लगा देगा, और एचईसी जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी डिग्रीज की बैक साइड पे स्टैंप लगा देगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मेडिकल रिलेटेड मेडिकल रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज हैं उसके बैक पे स्टैंप लगा देगा। तो ये सेम डिग्रीज हैं, एक ही कॉपी है जो आप दे रहे हैं सारी की सारी, और उसी के पीछे स्टैंप लग रही है, और ये हमेशा ओरिजिनल पे होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे होगा। बाद में हम इसकी कलर्ड कॉपीज करवाएंगे, और बाद में हम इसके अपने सेट्स बनाएंगे जो हमने बाहर भेजने हैं। अब वही प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा था, कि जितने भी आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा लिए हैं उनके पीछे स्टैंप्स लग चुकी हैं, क्यूआर कोड्स लग चुके हैं, बार कोड लग चुके हैं अटेस्टेशन के। अब आपने उनको अच्छा स्कैन कर लेना है, फिर उनकी एक अच्छी कलर्ड कॉपी बना लेनी है। जब उनकी अच्छी कलर्ड कॉपी बन जाएगी, मतलब ओरिजिनल कलर्ड कॉपी, जब ओरिजिनल कलर्ड कॉपी आपके पास आ जाएगी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, फिर आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने करीब तरीन जो आपकी कचहरी है या वकीलों का जो दफ्तर होते हैं, जहाँ पे ये कचहरी वाली जो जगह होती है आपके हर शहर में, उस जगह पे ले जाना है, और वहाँ पे नोटरी पब्लिक की स्टैंप वहाँ पे लगानी है, यानी कि नोटरी पब्लिक अटेस्टेशन करवानी है। वो ओरिजिनल कॉपी के ऊपर वो स्टैंप जो है वो ओरिजिनल लगेगी, मतलब ओरिजिनल कलर्ड कॉपी जो हमने बनाई है अभी सारी वेरिफिकेशन के बाद, उसके ऊपर ओरिजिनल नोटरी पब्लिक की अटेस्टेशन हो जाएगी। हमने फिर बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लेना है, एक सेट इसका सारा स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लेना है,
और उसकी पीडीएफ बना लेनी है, और पीडीएफ के ऊपर उस डॉक्यूमेंट का वही नाम रखना है जो उस चीज़ का नाम है। जैसे अगर हमने मैट्रिक को पीडीएफ बनाया है तो हम उसका नाम रखेंगे मैट्रिक या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अगर एफएससी को पीडीएफ बनाया तो हमने लिखना है इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अगर उसके बाद हमने कोई बैचलर्स डिग्री की है तो हमने लिखना है कि बैचलर डिग्री है, ये बैचलर ट्रांसक्रिप्ट है। मास्टर्स किया हुआ तो हमने उसका नाम भी वही रखना है कि मास्टर डिग्री, मास्टर ट्रांसक्रिप्ट। अगर कोई सर्टिफिकेट है मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, या कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह, तो उनको वही नाम देना है, ताकि जब वो कॉपीज आप अपलोड करें ऑनलाइन सिस्टम के अंदर तो उनको देखते ही पता चल जाए ये क्या चीज़ है। वो हमारे मुल्क में नहीं रहते हैं, उनको हमारे मुल्क का सिस्टम इतना अच्छा नहीं पता, हम इस सिस्टम को ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो उनको जो चीज़ भी हम उनको भेजें वो उनको ऐसे क्लियर अंदाज में भेजें कि वो पढ़ते ही समझ जाएं कि ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है, ये क्या 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 चीज़ें इसने साथ लगाई हुई है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, हमने हमने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाना है। मोस्टली 80 टू 95% यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको बताती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि इसने जितनी भी स्टडी की है वो इंग्लिश में की है, इसके सारे कोर्सेज इंग्लिश में थे, और इसने जितना भी पढ़ा है और जिन टीचर्स ने इनको पढ़ाया वो सारा कोर्स वर्क, सारी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। ये तो हो गया इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। जबकि बहुत सारी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी जैसे शिंक्वा यूनिवर्सिटी है हमारे पास, स्पीकिंग यूनिवर्सिटी है, तेंजिन यूनिवर्सिटी है, या और बहुत सारी फुडान यूनिवर्सिटी है, ननकाई यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारी चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को नहीं मानती, बल्कि वो कहती हैं कि प्रोफेशनल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर हमारे पास होना चाहिए टेस्ट का, जैसे आइल्स या टोफल का सर्टिफिकेट। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी कि वो उनका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर सर्टिफिकेट जो है वो मानेगी, या उनके लिए आइल्स या टोफल देना पड़ेगा। लेकिन 95% यूनिवर्सिटीज़ तक आइल्स और टोफल की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। नेक्स्ट है जो हमने डॉक्यूमेंट साथ लगाना है वो स्टडी प्लान। स्टडी प्लान का सुन के घबरा नहीं जाना। बहुत सारे लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं कि स्टडी प्लान में क्या लिखूं, मुझे तो नहीं पता मैं वहां जाके क्या करूंगा या करूंगी, कैसे करूंगी। तो स्टडी प्लान हमेशा आपके बारे में होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपका थोड़ा सा अपना 3-4 लाइनों में अपना बैकग्राउंड लिखें कि जो मेरी ये हायर एजुकेशन है, मैंने यहाँ से की है, मैंने इतने नंबर लिए हैं, और अब मैं चाइना आना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी हायर डिग्री को परस्यू कर सकूँ। फिर आपने थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देना है कि मैंने जब अपना पढ़ा था या मैंने अपनी जब स्टडी की थी तो मैंने ये चीज़ें की थी, ये स्किल सीखी थी, ये मेरे पास एक्सपर्टीज़ हैं, मुझे ये नॉलेज है। मतलब मेरे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री का नॉलेज है, मेरे पास एनालिटिकल प्रोसेस जानने का नॉलेज है, मेरे पास फार्मास्यूटिकल नॉलेज है, मेरे पास फार्मेसी का नॉलेज है, मेरे पास मेडिकल का नॉलेज है, मेरे पास इंजीनियरिंग का नॉलेज है, मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट का नॉलेज है। तो आपने अपना बैकग्राउंड थोड़ा-सा लिखना है। फिर 2-3 बातें जब आप इसकी लिख लेंगे, फिर आपने लिखना है कि आप चाइना ही क्यों जाना चाहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा-सा लिखें, चाइना कल्चर के बारे में लिखें, चाइना की थोड़ी कुछ अच्छी-अच्छी सी बातें लिखें। फिर अगर वो पूछते हैं कि अगर आपको चांस मिलता है चाइना में स्टडी करने का, तो आप वहाँ पे आके जब सीख लेंगे, तो उसको कैसे परस्यू करेंगे? तो उसके बारे में, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में थोड़ा-सा लिखें। ठीक है? फिर एंड में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, बस सिंसियरली करके कि सिंसियरली दिस एंड ईमेल इज़ दिस। तो स्टडी प्लान आपका 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा-सा डिटेल से लिखें और इसमें लिखें अपना रिसर्च बैकग्राउंड कि मैंने मास्टर में ये किया था, मेरे मास्टर थीसिस का टाइटल ये था, मैंने इतनी पब्लिकेशंस की, उन पब्लिकेशंस का इतना इम्पैक्ट है, और मेरी फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो मैंने पेपर पब्लिश किया या मैंने जो रिसर्च की, उसका फील्ड कंट्रीब्यूशन या फील्ड गोल्स इसके इतने हैं, और उसके अंदर नोवेलिटी ये थी कि मैंने ये नया काम उसमें किया था जो पहले लोगों ने नहीं किया हुआ था। तो पीएचडी का स्टडी प्लान लिखने में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, जबकि बैचलर्स और मास्टर्स का पीएचडी हमेशा 1 पेज का होगा। तो आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिएगा जब स्टडी प्लान बनाते हैं। अगर फिर भी किसी किस्म का आपको डाउट हो कि क्या करना है, तो सैंपल पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ स्टडी प्लान के। उसके लिए मुझे कमेंट्स कर दें मेरी वीडियो में। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी चीज़ आपने पूछनी है आप मेरे से कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा चाइना में स्कॉलरशिप की डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स के अलावा इसके आगे के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो भी उसमें पूरी डिटेल से बयान किए गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। जब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए तो नेक्स्ट काम है आपका सीवी का। तो सीवी आप हमेशा कोशिश करें 1 पेज से ज़्यादा ना हो। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके 10-10 सफ़ों की सीवी को पढ़े। मोस्टली उसके ऊपर आप फोकस करें कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है, और आपके इंटरेस्ट क्या है। ये सीवी में हाइलाइटेड चीज़ें होनी चाहिए। आपकी पिक्चर होनी चाहिए ताकि पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे दिखते हैं। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एक स्कॉलरशिप विन करने के लिए। दूसरा, सीवी को कोशिश करें
यूरो पास यानी कि यूरोप के फॉर्मेट पे बनाएं। तो यूरोप पास फॉर्मेट पे बनाने का फायदा ये होगा कि अगर आप चाइना में अप्लाई नहीं भी करें, यूरोप की किसी भी कंट्री में अप्लाई करें, तो कम या ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सारी स्कॉलरशिप्स के एक जैसे ही होते हैं। खासतौर पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सीवी, एक्सपीरियंस लेटर, स्टडी प्लान, ये ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। तो आपके यही डॉक्यूमेंट्स वहां पे भी बहुत ज्यादा काम आ जाएंगे। नेक्स्ट, जब हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे तो इसका एक सेट हमने बना लेना अपने पास, ठीक है, और एक सेट हमने स्कैन करके अपने पास रख लेना। स्कैन करने वाला जो है सेट है वो हम जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, सीएससी के पोर्टल पे जाएंगे, सीएससी के पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। और अगर उस यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन फीस है तो हमें ये सब कुछ वहां पे भी करना पड़ेगा। और ये आपकी एप्लीकेशन तभी वेरीफाई होगी जब आप उस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी भरेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, लेकिन बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशन फ़ीस है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक स्टूडेंट उसको भर ना सके। हम ईज़िली उसको पे कर सकते हैं। तो फ़ीस आपने पे करनी है तभी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में आएगी और उसका स्टेटस आप वहाँ पे ऑनलाइन देख सकते हैं। सीएससी पे अप्लाई करना फ्री होता है हमेशा, लेकिन सीएससी पे अप्लाई करने के साथ-साथ बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अप्लाई किया जाए, और उनकी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जब अप्लाई कर लेते हैं, तभी आपने आगे परस्यू करना होता है। ये एक सिंपल सा चार्ट है कि सबसे पहले आपने सीएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन फिल करनी है। एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपने उसका पीडीएफ वर्जन डाउनलोड कर लेना है। जो-जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक हमने बनाए हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे अटैच करने हैं, उसके 2 सेट बनाने हैं और 2 सेट बना के हमने उसकी फीस जमा करानी है और फीस जमा करा के उस फीस की रिसिप्ट भी साथ लगा लेनी है और ऑनलाइन भी हमने वहीं पे अपलोड कर देनी है। फिर हमने इन डॉक्यूमेंट्स को कोशिश करनी है कि किसी भी इंटरनेशनल कोरियर के ज़रिए वहाँ पे चाइना में इंटरनेशनल ऑफिस तक, उस मुतलका यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस तक पहुँचाया जाए। वो कोशिश किए करें हमेशा कि डीएचएल या फेडेक्स को यूज़ करें, क्योंकि इनकी ट्रैकिंग सिस्टम हमें नज़र आती रहती है। और जहाँ पे भी हम आप डॉक्यूमेंट्स भेजें, उनको भी ईमेल कर दें कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स डीएचएल या फेडेक्स के ज़रिए इस ट्रैकिंग नंबर के तहत आपकी ऑफिस में भेजे हैं। अगर आपको रिसीव हो जाएँ तो काइंडली मुझे बता दें, और अगर वो नहीं भी बताते तो कम से कम जब आपको स्टेटस पता चल जाए डीएचएल या फेडेक्स की साइट पे, तो उनको आप लिख दें कि मेरे पास ट्रैकिंग में आ रहा है कि आपको मिल चुके हैं, तो क्या आपको मिल गए हैं ये सेट? तो वो आपको कोई ना कोई आपके साथ परस्यू करेगा या आपके साथ रहेगा और आपको बता देगा कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स हमें मिल चुके हैं और आपका ये केस जो है प्रोसेसिंग में है। लेकिन अगर आपने उसे यूनिवर्सिटी की फीस पे नहीं की होगी, तो किसी भी किस्म का आपने मटेरियल उनको पूछा है वो प्रोसेसिंग में नहीं आएगा और आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्यू में भी नहीं रहेगी। ठीक है? नेक्स्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप विन करने का 90% तक यही तरीका होता है कि अगर स्कॉलरशिप शुरू हो रही है सितंबर में, तो आपका यही सीज़न है, यानी कि ये अगस्त, जुलाई वाला जो मौसम है, सितंबर वाला जो मौसम है, तो इन्हीं महीनों में आपने जहाँ-जहाँ भी अप्लाई करना है, जिन-जिन फ़ील्ड्स में, स्पेशलिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे आप अभी से उनके प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दें। उस फ़ील्ड के प्रोफ़ेसर से उनसे बातचीत करें, उनको कहें कि मैं अपनी हायर डिग्री के लिए आपके पास आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी सुपरविज़न में काम करूँ, तो प्लीज़ मुझे एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड किया जाए। तो इसके लिए एक अच्छी-सी ईमेल लिखें, लेकिन ईमेल जो है वो 8-10 लाइनों से ज़्यादा की ना हो। पहले 2 लाइनों में आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, अगली 3 लाइनों में आप बता दें कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं, मेरी भी वही रिसर्च है और मैं इसी रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ और मेरे पास ये आइडिया है। तीसरे में आप उनको रिक्वेस्ट कर दें, तीसरे पैराग्राफ में जो ईमेल में लिखें कि क्योंकि आपके और मेरे गोल्स एक जैसे हैं, आपका और मेरा इंटरेस्ट भी एक जैसा है और हम एक अच्छी रिसर्च या एक अच्छी कोलैबोरेटिव वर्क कर सकते हैं कुछ नोबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो इसके लिए मुझे आपकी सुपरविजन की ज़रूरत है और मुझे फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपकी लैब से चाहिए होंगी। तो आप प्लीज़ मुझे एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करें। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगी। मास्टर और बैचलर लेवल्स पे आपको प्री एडमिशन लेटर दिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ों में से जो भी आपको मिल जाएगी, तो इसका मतलब है आपकी स्कॉलरशिप जो है वो 95% तक कन्फर्म हो चुकी है और इस तरह आपके चांसेस जो हैं विन करने के स्कॉलरशिप से बढ़ जाते हैं। सीएससी में आपको, अगर आप मास्टर्स हैं तो 3000 आरएमबी पर मंथ एज अ स्टाइपेंड दिया जाता है और अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो 3500 तक दिया जाता है। इसीलिए अगर इसी तरह से अगर आप आंसू स्कॉलरशिप के लिए या रॉड एंड बेल्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको 3000 से 75 3500 आरएमबी जो है वो दिया जाता है और अगर आप कैस्ट वास में हैं तो 7000 आरएमबी तक भी आपको पीएचडी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल देखने का शुक्रिया। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है चाइना की तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाएँ। चाइना स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के आगे हमने कैसे-कैसे चीज़ों को लेके चलना है, वो सारा कुछ उस कंप्लीट वीडियो में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।